हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मोलर प्रेगनेंसी का पेशेंट जो होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है। ओके, तो आप मेरे साथ वीडियो में इन तक बने रहें। उसके बाद मैं मोलर प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन जो है कोरियोकार्सिनोमा होता है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बातें करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि कोरियोकार्सिनोमा का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। तो इनकम्प्लीट मोल जो होता है वो प्रेजेंट करता है मिस्ड एबॉर्शन के साथ में, ठीक है। और कंप्लीट मोल का जो होता है प्रेजेंटेशन वो होता है इंक्रीज एचसीजी, मीन्स हायर, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा। और सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है ब्लीडिंग पर वेजाइनल, ठीक है। ये इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो क्या होता है कि जब कंप्लीट मोल में एचसीजी का लेवल बहुत हाई होता है, तो एचसीजी का जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो टीएसएच के अल्फ़ा सब यूनिट के जैसा है। इसलिए क्या होता है ना कि हाई एचसीजी की वजह से ना ये क्या करता है कि टीएसएच लेवल को भी बढ़ा देता है, जिससे थायरोटॉक्सिकोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं, तो कंप्लीट मोल में क्या करना होता है ना कि इवैक्यूएशन करना होता है पेशेंट का। इवैक्यूएशन करके हम उसको जो मोलर पार्ट है उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ड्यूरिंग इवैक्यूएशन के टाइम में क्या होता है कि पेशेंट में सफ़र फ्रॉम थायराइड स्टोन, पेशेंट को थायराइड स्टोन भी हो सकता है। पल्स रेट बहुत इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा, और हाई आउटपुट कार्डियक फेल्योर भी हो सकता है। थायराइड स्टोन आखिर होगा क्यों, तो क्या होता है कि कंप्लीट मोल में जो वेसिकल्स है ना, तो वो एचसीजी तो बढ़ा हुआ है, वो वेसिकल्स कभी कभी फूट जाते हैं, और फूटने की वजह से ना एचसीजी का लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो पहले से ही पेशेंट थायरोटॉक्सिकोसिस से सफ़र कर रहा है, तो इसी वजह से थायराइड स्टोन देखने को मिलता है। इसलिए हम इस पेशेंट को, जब हम डायलिटेशन और इवैक्यूएशन कर रहे होते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन किया जाता है कंप्लीट मोल के केस में। तो जब सक्शन इवैक्यूएशन कर रहे होते हैं तो हमें बीटा ब्लॉकर जो है वो रेडी करके रखना होता है। ओके, इसका पेशेंट प्रेजेंट करता है हाइपरिमेसिस के साथ में। पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स रेयर, मतलब जो पर वेजाइनल जो है ना वो ग्रेप लाइक वेसिल्स भी कभी कभी वेसिकल्स जो होते हैं वो पास करते हैं, लेकिन ये रेयरली देखा जाता है। और क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट में, और देखने को मिल सकता है कि जो पेशेंट का यूट्राइन साइज जो होगा वो नॉर्मल पीरियड ऑफ जेस्टेशन में जितना होना चाहिए उससे बड़ा होगा। एम्प्टी यूट्रस और डफी फीलिंग, डफी मीन्स आटे का डो होता है ना, गूथा हुआ आटा, तो वैसा फील होगा। जो यूट्रस होता है ना, ऊपर से अगर प्रेस करने पे, दबाने पे दब जाएगा, और फिर थोड़ा देर में धीरे धीरे अपने शेप में आ जाएगा, तो वही डफी फीलिंग आती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू ट्रोफोब्लास्टिक इम्बोलाइजेशन। आपको पता है कि ट्रोफोब्लास्ट का जब फॉर्मेशन होता है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, तो वो इम्बोलाइज करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है रेस्पिरेटरी लंग्स में उसका मेटास्टेसिस होने का। इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। पेशेंट में हैव थीका ल्यूटिन सिस्ट, थीका ल्यूटिन सिस्ट जो होता है ना ओवरी का, उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि एचसीजी के इंक्रीज करने की वजह से थीका ल्यूटिन सिस्ट भी इंक्रीज कर जाते हैं साइज में। ओके, अर्ली ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन भी हो सकता है इसमें ड्यू टू एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। ओके, अब देखते हैं कि हम मैनेज कैसे करते हैं वेसिकुलर मोल को। वेसिकुलर मोल का है या कंप्लीट मोल को, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि सक्शन और इवैक्यूएशन करते हैं, ठीक है। और ऑल्सो डू ए जेंटल क्यूरेटाज विथ ए शार्प क्यूरेट से क्या करते हैं, जेंटल क्यूरेटाज करते हैं। ओके, और ये सब काम अंडर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न किया जाता है। डू यूएसजी आफ्टर ए वीक, एक वीक के बाद में यूएसजी करना है टू रूल आउट रिटेन बिट के को रूल आउट करने के लिए कि अंदर कोई टुकड़ा रह तो नहीं गया इन जो मोलर प्रेगनेंसी है उसका, तो उसके लिए हमें यूएसजी करना पड़ता है। और यूएसजी इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर रिटेन बिट है तो वो बाद में ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ग्रो कर जाएंगे अंदर में, अगर उनको सप्लाई मिलेगा तो फिर से वो कोरियोकार्सिनोमा कर सकते हैं। इसलिए हमें एक वीक के बाद में यूएसजी करना होता है, ताकि हम पता लगा सकें कि रिटेन बिट कुछ है या नहीं है। डू चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट मेटास्टेसिस, चेस्ट एक्सरे भी करना होता है, क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है उनका मेटास्टेसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लंग में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस कहाँ है, इसका लंग में, इसलिए हमें चेस्ट एक्सरे करना पड़ता है। अब आते हैं एचसीजी फॉलोअप पे। तो
इस पेशेंट में ना HCG फॉलोअप करना पड़ता है। कंप्लीट मोल के केसेस में या फिर पार्शियल मोल के भी केसेस में हमें HCG फॉलोअप करना होता है। आखिर HCG फॉलोअप हम करते क्यों हैं? तो क्या होता है ना कि HCG का लेवल अगर भी थोड़ा भी रिटेन बिट रह गया, थोड़ा भी पार्ट रह गया है यूट्रस के अंदर मोलर प्रेगनेंसी का, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जब ग्रो करने लगेगा तो फिर से HCG का लेवल हाई होने लगेगा। इसलिए हमें HCG फॉलोअप करना पड़ता है काफ़ी दिनों तक। पहले तो 1 साल 2 साल किया जाता था, लेकिन अब 6 महीने तक करना होता है। तो HCG फॉलोअप में हम क्या करते हैं, सीरम बीटा HCG करते हैं टेस्ट। इट मस्ट बी डिक्रीज एवरी वीक। इसको मीन्स जब मोलर प्रेगनेंसी का सक्शन इवैक्यूएशन हुआ उसके बाद इसको घटना चाहिए। HCG का लेवल वीक बाय वीक घटते जाना चाहिए। तो इसलिए हमें फॉलोअप करना होता है कि HCG का लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है। बढ़ रहा है इसका मतलब है कि अंदर कुछ पार्ट रह गया है। अब देखते हैं वीकली HCG एस्टिमेशन टिल इट इज़ निगेटिव। कब तक करते हैं? जब तक ये निगेटिव ना हो जाए। अब देखते हैं जो वेसिकुलर मोल होता है मीन्स कंप्लीट मोल होता है, उसमें 9 वीक लग जाते हैं इसको निगेटिव आने में। जो सीरम बीटा HCG है इसका रिपोर्ट निगेटिव आने में 9 वीक लग जाते हैं, जबकि पार्शियल मोल में 7 वीक लग जाते हैं निगेटिव आने में रिजल्ट। ओके, जब निगेटिव आ जाता है रिजल्ट, जब HCG का सीरम बीटा HCG का लेवल जब एकदम निगेटिव आ जाता है, तब क्या करते हैं कि फिर से HCG उसके बाद भी 3 मोर वीक 3 और वीक के लिए उसको कंटिन्यू करते हैं निगेटिव आने के बाद भी। ओके, अब फिर निगेटिव आने के 3 वीक बाद भी हम किए 3 बार, और उसके बाद फिर से 1 से मंथ करते हैं, फिर फॉर 6 मंथ तक, फिर से उसके बाद 1 से मंथ, एक बार मंथ में करते हैं। नो प्रेगनेंसी एट दिस टाइम, और उस बीच में प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्रेगनेंसी में तो HCG का लेवल बढ़ता है, और हम फॉलोअप क्यों कर रहे हैं? ताकि पता लगा सके HCG का लेवल घट रहा है कि नहीं घट रहा है। और हम यहाँ पे पता लगाना कि HCG का लेवल घट रहा है या नहीं। और उधर अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी में तो HCG का लेवल बढ़ेगा, तो हमें तो लगेगा कि इसको कोरियोकार्सिनोमा होने का चांसेस है। तो फिर हम एक फीटस को कीमोथेरेपी देंगे, तो उससे क्या होगा, एक अच्छा खासा बेबी जो है वो डेथ कर जाएगा। इसीलिए जब कोरियोकार्सिनोमा के लिए HCG का जब फॉलोअप हो रहा हो मोलर प्रेगनेंसी के बाद में, तो उस टाइम में प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। वोमेन शुड यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव एट टाइम ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप के टाइम में उस वोमेन को कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहिए। मैं कुछ स्पेशल सिचुएशन में क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने चाहिए, क्या कॉन्ट्रासेप्शन का प्रोसीजर होना चाहिए, वो सारा मैं बताऊँगी शॉर्ट में। बाद बाकी कॉन्ट्रासेप्शन का जो चैप्टर है वो अलग से मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगी। अब देखते हैं कि अभी तो आपने सुना कि जो वेसिकुलर मोल है वो 20% केसेस में कोरियोकार्सिनोमा करता है, क्योंकि वेसिकुलर मोल जो होता है उसमें क्या होता है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, वही ग्रो करके कोरियोकार्सिनोमा करता है। तो क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी में ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ नहीं होते हैं? एबॉर्शन में नहीं होते हैं? होते हैं। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, एबॉर्शन में भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी का कोरियोकार्सिनोमा होने का चांसेस जो है लेस देन 1% है, इसलिए हम इसका फॉलोअप नहीं करते हैं। एबॉर्शन का भी कोरियोकार्सिनोमा होने का चांसेस जो है वो लेस देन 1% है। ओके, अब देखते हैं कि जो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होता है ना, अगर ये परसिस्ट करता है तो कोरियोकार्सिनोमा तो बनाएगा, लेकिन ये क्या है, चांस कम है, 1% है। वेसिकुलर मोल को हम फॉलोअप करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो अगर वेसिकुलर मोल यहाँ पे हमने डायलेटेशन और क्यूवेटाइज किया और कुछ पार्ट यहाँ पे रह गया, तो क्या होता है ना कि परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई लेने लगेगा ये यूट्रस के वाल से और बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोरियोकार्सिनोमा होगा। अब बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है कि इन्वेजिव मोल जो है डज नॉट फॉलो ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। मीन्स आपने यहाँ पे फिगर में देखा चार्ट में कि वेसिकुलर जो मोल है वो कोरियोकार्सिनोमा करता है। ओके, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी लेस देन 1% चांस है कोरियोकार्सिनोमा करने का, एबॉर्शन का भी लेस देन 1% चांस है कोरियोकार्सिनोमा करने का, अगर परसिस्ट करता है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू। तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है ना, ये कभी कभी प्लासेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर भी कर सकता है, एबॉर्शन से भी हो सकता है, वेसिकुलर मोल से भी हो सकता है, प्लासेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि इन्वेजिव मोल जो है डज नॉट फॉलो नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद कभी भी इन्वेजिव मोल
नहीं होता है। अब इन्वेजिव मोल कोरियोएंड्रोमा डिस्ट्रेंस भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, HCG प्रोड्यूस करता है लोकली इन्वेजिव। ये कैसा होता है, लोकली इन्वेजिव होता है। डज नॉट गिव सिस्टेमिक सेकेंडरीज। ये क्या होता है, लोकली होता है, ये सिस्टम में नहीं होता है, जाता है, बस लोकली यूट्रस में ही रह जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, विलाई आर प्रेजेंट, सर्जरी इज प्रीफर्ड ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें सर्जरी ही करना पड़ता है। इन्वेजिव मोल इज मोस्ट कॉमन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूरोप्लाज्म। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूरोप्लाज्म क्या है, तो वो है हमारा इन्वेजिव मोल। कोरियोकार्सिनोमा के बारे में हम आइए बात करते हैं। तो कोरियोकार्सिनोमा जो है उसमें क्या होता है, HCG बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लोकल प्लस सिस्टेमिक इन्वेजन। अभी आपने पढ़ा कि जो वेसिकुलर मोल है, इन्वेजिव मोल है, इन्वेजिव मोल में लोकली इन्वेजन होता है। ओके, लेकिन कोरियोकार्सिनोमा जो है वो लोकल भी होता है और सिस्टेमिक भी होता है, लंग्स में होता है ना मेटास्टेसिस इसका, तो लोकल प्लस सिस्टेमिक इन्वेजन होगा। इसमें विलाई नहीं देखने को मिलता है। कीमोथेरेपी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। और कोरियोकार्सिनोमा का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कीमोथेरेपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट इफ़ द एज ऑफ पेशेंट इज़ मोर देन 40 ईयर। अगर पेशेंट का एज 40 ईयर से ज़्यादा है तभी हम कोरियोकार्सिनोमा में सर्जरी सोचते हैं। आगे देखते हैं, प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। तो ये कैसे बनता है, तो मेड बाय इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट डेरिवेटिव ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या प्रोड्यूस करता है, HPL। HPL को क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ओके, फिर देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सर्जरी होगा। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जो है फॉलोअप इज डन, इसका भी फॉलोअप करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं कोरियोकार्सिनोमा को के डायग्नोसिस के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, जो मार्कर हैं वो क्या होने चाहिए। तो HCG जो है इसमें वो डायग्नोसिस पे कितना होना चाहिए, मोर देन 10⁵ मीन्स 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए HCG का लेवल। यूट्राइन साइज भी बिग होना चाहिए। और थीका ल्यूटिन सिस्ट जो है, जो एक तरह का ओवरियन सिस्ट है, बायलेटरल फंक्शनल ओवरियन सिस्ट है, जो कि स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड से भरा होता है। इसका भी साइज कोरियोकार्सिनोमा के केस में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जो 6 सेंटीमीटर तक जाता है। तो ये तीनों अगर हमें देखने को मिलता है तो इंक्रीज चांस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा हम कह सकते हैं। अब देखते हैं, मैंने पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी जब मैं मोलर प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी और दोनों मोलर प्रेगनेंसी में, पार्शियल मोल में और कंप्लीट मोल में डिफरेंस बता रही थी, उस टाइम भी मैंने बताया था कि जो मोलर प्रेगनेंसी है, वेसिकुलर मोल है, कंप्लीट मोल, उसमें 20% चांसेस होते हैं कोरियोकार्सिनोमा होने के। ओके, तो आप ध्यान से ज़रा सुनिएगा कि 20% ऑफ वेसिकुलर मोल जो होता है उसका 20% कोरियोकार्सिनोमा हो जाता है। ओके, लेस देन 1% नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होता है वो कोरियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। लेस देन 1% एबॉर्शन जो है वो कोरियोकार्सिनोमा में, मतलब कोरियोकार्सिनोमा का रूप ले सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर से ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि 50% ऑफ कोरियोकार्सिनोमा। अब देखते हैं कि जो कोरियोकार्सिनोमा का जो केस प्रेजेंट करता है ना, तो अगर सपोज 100 कोरियोकार्सिनोमा का केस आता है तो उसमें से 50% जो है ना वो वेसिकुलर मोल के बाद हुआ होता है। ओके, 25% कोरियोकार्सिनोमा जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हुआ होता है, और 25% कोरियोकार्सिनोमा जो होता है वो एबॉर्शन के बाद हुआ होता है। मैंने ये नहीं कहा कि एबॉर्शन के बाद 25% कोरियोकार्सिनोमा होता है, नहीं, 25% कोरियोकार्सिनोमा का केस जो होता है वो एबॉर्शन के बाद होता है। और इससे पहले वाले में इसमें मैंने बताया कि जितने एबॉर्शन के केस आते हैं उसमें से लेस देन 1% जो है वो कोरियोकार्सिनोमा करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बात करूँगी WHO का जो है प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम, उसके बारे में, मैनेजमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा, और फिर स्टेजिंग ऑफ मोलर डिसऑर्डर। ओके, तो इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, कंटिन्यूटी बना के रखें अपनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।